लास्ट क्लास के अंदर आई के लेयर्स और आई का स्ट्रक्चर एनाटॉमी को देखने के बाद इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैक्राइमल एपैरेटस के बारे में। देखिए, नाम सुन के लग रहा होगा कि पता नहीं कितना भयंकर चीज का नाम है लैक्राइमल एपैरेटस, हाँ, लेकिन इनफैक्ट इट इज द फेनोमेना ऑफ द फ्लोइंग ऑफ टीयर्स। आपके आंख से आंसू निकलता है और उस आंसू का निकलना का ही जो फेनोमेना है उसको हम लोग स्टडी करते हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल एपैरेटस। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस बात को जरा समझिए। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आंसू क्या होता है, हमारे आंख से निकलने वाले जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, जब हम रोते हैं तो वो आंसू क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे वो आंसू निकलता है और क्या आंसू का निकलना अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है। देखिए, हमारे आंख से टीयर्स का फ्लो होता है, टीयर्स को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंसू बोलते हैं। तो आंसू को निकलने के लिए जो एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हमको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। उसी तरीके से हमारे आई में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, आंख वाले ग्लैंड को लैक्राइमल ग्लैंड बोलेंगे। हम एक आंख का फोटो बना दिए हैं आपके सामने। अब आप बोलिएगा सर आंख तो पता चल रहा है लेकिन नाक किधर है, नोज किधर है, इधर वाला पोर्शन में नोज है कि इधर वाला पोर्शन में नोज है, मतलब दूसरा आंख किधर रहेगा, इधर की इधर। देखिए, ये एक आंख बनाया है और इसके बगल में इधर एक और आंख रहा होगा, है, तो इस आंख के बगल में यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, नोज प्रेजेंट होगा, नाक, अरे आंख के बगल में नाक प्रेजेंट होगा और बगल में एक और आंख प्रेजेंट होगा। अब समझ में आया ये आई का स्ट्रक्चर है। तो ये एक अलग एंगल से हम आई का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हैं और इस एंगल से जो है हम लोग को लैक्राइमल ग्लैंड या आंसू किस तरीके से निकलता है इसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। देखिए, ये हम आई का स्ट्रक्चर बना दिए। जो सेंटर वाला पोर्शन, जो कलर आपका आंख का जो ब्लू ब्लैक ब्राउन कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आपके आंख में जो ये जो ब्लैक कलर दिखता है, ये वाला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के बाद इधर वाला जो पोर्शन है, ये आपके अंदर वाला पोर्शन स्क्लेरा होता है। ये वाला पोर्शन के साइड में सफेद सफेद आपका आंख में प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ये पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे। स्क्लेरा जब सामने की तरफ आता है, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। इसके ऊपर में ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और इस कॉर्निया के पीछे, उस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के पीछे हमारा प्रेजेंट होता है लेंस का एपर्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। और ये कलरिंग जो है आपका ब्लू ब्लैक या ब्राउन, ये कलरिंग होता है आपका आइरिस के वजह से। देखिए, आंख के अंदर लीड प्रेजेंट होता है, आंख के अंदर आईलिड प्रेजेंट होता है। हम लोग बात किए हुए थे, एक आईलिड ऊपर में, एक आईलिड नीचे में, LID लीड। लीड का मतलब ढक्कन, आंख का ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं। बोलिए, एक आंख में कितना आईलिड होता है, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 आईलिड होता है। लेकिन एक्चुअल में हमारे आई के अंदर 3 आईलिड प्रेजेंट होते हैं। एक आईलिड तो दिख रहा है ऊपर वाला, एक आईलिड दिख रहा है नीचे वाला, और एक आईलिड प्रेजेंट होता है आई में, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड आईलिड बोलते हैं, तीसरा आईलिड, तीसरा ढक्कन बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये होता कहां पे है, दिखता क्यों नहीं है। हाँ, जैसे नहीं शिव जी का तीसरा आंख होता है, हाँ, तो उनके पास तो प्रेजेंट होगा और आईलिड, लेकिन हमारा आंख में ये तीसरा आईलिड कहां पे होता है, इस तीसरे आईलिड को हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, ये थर्ड आईलिड, दिस इज वेस्टिजियल। ह्यूमंस के अंदर जो तीसरा वाला आईलिड है ये वेस्टिजियल होता है। और वेस्टिजियल का मतलब क्या, नॉन फंक्शनल, जो किसी काम का नहीं है। यानी कि हमारे अंदर थर्ड आईलिड तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है बाकी एनिमल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि कैट्स, जैसे कि डॉग्स हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह के अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा पाया जाता है। आंख के सामने, ये जो आपका आंख है, इसके जस्ट सामने एगो ढक्कन मिलता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, आर पार उनके पूरे आंख में एकदम पूरा आंख को अंदर प्रेजेंट होता है बाहर से निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। उनके अंदर फंक्शनल होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जब मान लीजिए अगर कोई बर्ड को, अगर कोई बड़ा बर्ड, कोई अगर छोटा पक्षी को कोई बड़ा पक्षी अगर पकड़ने के लिए आ रहा है तो ये तो अपना जान बचाने के लिए भागेगा। भागने के चक्कर में हो सकता है कि इसका आंख में कुछ चला जाए,
हाँ, डस्ट वगैरह कुछ चला जाए या फिर कहीं पे कुछ लग जाए, तो उस आंख को, अपने आईबॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बर्ड्स के पास प्रेजेंट होते हैं थर्ड आईलिड एट द फ्रंट ऑफ देयर आईज, जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे अंदर ये मेम्ब्रेन जो है वेस्टिजियल होता है और ये हमारा पूरा आंख में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ आंख का एक कोना में ये थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, हल्का सा आपका आंख का कोना में, यहाँ पे देखेंगे ना ये वाला पोर्शन में, तो हल्का सा एकदम सिकुड़ के यहीं पे प्रेजेंट होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और हमारे अंदर इसको बोलते हैं हम लोग, ह्यूमंस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं प्लिका सेमिलुनरिस। ह्यूमन के अंदर जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे? प्लिका सेमिलुनरिस बोलेंगे, सेमिलुनरिस। लुनरिस मतलब क्या? चांद। सेमी मतलब क्या? आधा। हाफ मून शेप का ये दिखता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लुनरिस। ये देखिए, ये हम एक आंख का स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ऊपर में प्रेजेंट होता है एक ढक्कन, आईलिड, नीचे में प्रेजेंट होता है दूसरा आईलिड, और ये देखिए आपका थर्ड आईलिड। तीसरा वाला जो आईलिड है, जिसको हम रेड इंक से बनाए हुए हैं, आपका आंख का पूरा में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि एक कोना में सिकुड़ा हुआ रहता है आपका प्लिका सेमिलुनरिस। दिस इज द थर्ड आईलिड ऑफ आवर आईज। ओके, अब बात करते हैं हम लोग लैक्राइमल एपरेटस पे कि आंसू क्या होता है और आंसू का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, हमारे आंख के पास ना ये वाला रीजन में एक ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारा जो आंख है, इस आंख का ये वाला पोर्शन में, मतलब इधर साइड करके, ये वाला आंख का इधर साइड और ये वाला आंख का इधर साइड, ये दोनों साइड में प्रेजेंट होता है दो ग्लैंड। और इस ग्लैंड, ये ग्लैंड देखिए हम बना दिए हैं, ये आंख है और आंख के साइड में ये ग्लैंड है, और इस ग्लैंड को बोलिए क्या बोलेंगे? लैक्राइमल ग्लैंड। यही ग्लैंड आपका टीयर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि आंसू का जो फॉर्मेशन है, आंसू जो बनता है, आपका इसी ग्लैंड के अंदर बनता है। और उस आंसू को, उस टीयर को, उस डक्ट के थ्रू आपका आई में भेजा जाता है। तो लैक्राइमल ग्लैंड से निकलने वाले ये जो डक्ट्स हैं, ये जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? लैक्राइमल डक्ट। अब आपके आंख से उस आंसू को, जो आपका टीयर का फॉर्मेशन हुआ है, वो आपके आंख में डाला गया, वो पूरे आंख को वॉश करता है। हाँ, पूरे आपके आंख को वॉश करता है आपका टीयर्स, और फिर लास्ट में वो जो टीयर्स है वो आपका नेजल चेंबर में चला जाता है। तो आपका यहां पे टीयर का सिक्रीशन हो गया, और उस टीयर्स को फिर कलेक्ट कर लिया जाता है थ्रू दीज टू डक्ट्स, और इस चेंबर में डाला जाता है, और इस चेंबर से फिर टीयर को नीचे भेज दिया जाता है इनटू द नेजल चेंबर। अच्छा, इसको, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल सैक। इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं नेजो लैक्राइमल डक्ट। ये जो दो डक्ट आप देख रहे हैं, आपका आंख से आपका आंसू को कलेक्ट करने के लिए दो डक्ट प्रेजेंट होता है। ऊपर वाला डक्ट को बोलते हैं सुपीरियर कैलिक्युलस, नीचे वाले को बोलेंगे सुपीरियर कैलिकुलस और इंफीरियर कैलिकुलस। दोनों डक्ट मिलकर के आंसू को कलेक्ट करेगा और ले जाएगा इनटू अनदर चेंबर, एंड दिस चेंबर इज कॉल्ड एज द लैक्राइमल सैक। और लैक्राइमल सैक से आपका जो है आंसू जो है नीचे आ जाएगा इनटू द नेजल चेंबर थ्रू अनदर डक्ट, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड एज द नेजो लैक्राइमल। अब आप सोचेंगे कि सर, जब आंसू जो है वो हमारा नाक में चला जाता है, फिर आंसू हमारा आंख से कैसे निकलता है? हम लोग जब रोते हैं तो आंख से आंसू निकलता है ना? तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में भी हर हमेशा जो है हमारे आंख के अंदर टीयर का सिक्रीशन होते रहता है, हर हमेशा आंसू निकलता है और हमारे आंख को वॉश करने के काम आता है। हमारा जो आई है ना, इसको हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखने का जरूरत पड़ता है, इसको हमेशा जो है गीला रखने का जरूरत पड़ता है, वेट रखने का जरूरत पड़ता है। अगर ड्राइनेस हो जाता है आई में, देन इट इज अ डिफेक्ट, इट इज एन आई डिफेक्ट, और फिर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसीलिए हमारा आंख में हर हमेशा टीयर का सिक्रीशन होता है। हाँ, उस टीयर जो है, वो टीयर जो है हमारा नेजल चेंबर में चला जाता है। तो क्या हम लोग हर हमेशा रोते रहते हैं? नहीं। तो जब हमारा नॉर्मल लेवल में टीयर बनता है, वो टीयर हमारा कलेक्ट हो जाता है और चला जाता है इनटू द नेजल चेंबर। लेकिन जब हम इमोशनल होते हैं और जब हम रोते हैं,
उस मोमेंट पे आपका जो लैक्राइमल ग्लैंड है ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ये ज्यादा आंसू का फॉर्मेशन करता है और आपका आंख के अंदर आंसू का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ये पाइप्स ओवरफ्लो कर जाते हैं। इतना ज्यादा अमाउंट में आंसू बन गया यहां पे कि पहले क्या हो रहा था, ये पाइप कलेक्ट कर ले रहा था उसको, लेकिन अभी ये पाइप जो है ओवरफ्लो कर गया। अब जो पानी है वो इधर आ ही नहीं पाएगा पूरा, तो अब जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस में जो पानी है वो आपके आंख से इस पोर्शन से बाहर आने लग जाएगा और आंख से निकलने वाले इसी पानी को तो हम लोग कहते हैं आंसू। टीयर्स यानी कि आंसू जो है ये निकलना अच्छा होता है हमारे आईज के लिए, क्योंकि अगर टीयर्स का फॉर्मेशन या सिक्रीशन नहीं होगा तो हमारा आंख एकदम ड्राई हो जाएगा। अच्छा, टीयर्स के अंदर मोस्टली जो है वाटर प्रेजेंट होता है। आंसू में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज वाटर। वाटर के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारे एंजाइम्स, और उन्हीं एंजाइम्स में से एक एंजाइम या एक प्रोटीन का नाम है लाइसोजाइम। है लाइसोजाइम। रिमेंबर, लाइसोजाइम इज एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। दिस इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। हमारा आंख जो है हर हमेशा जो है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारा बैक्टीरिया फंगस वगैरह का कांटेक्ट हमारे आंख के साथ हर हमेशा होते रहता है। तो हर हमेशा आप कैसे बचाएंगे अपने आंख को, इसीलिए आंख जो है अपना सुरक्षा खुद करने का जिम्मेदारी उठाया और आंख हर हमेशा सिक्रीट करता है टीयर्स, और टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। नाम में ही काम है, समझ में आ रहा है, एंटीबैक्टीरियल। बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ को ये रोक देता है, बैक्टीरिया वगैरह को ये मारने में हेल्प करता है ताकि आपका आंख को एकदम सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। लाइसोजाइम एंजाइम, तो इसका मतलब आपका आंख का जो आंसू निकलता है ये आपका एंटीबैक्टीरियल होता है और आपका आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेल्प करता है ये आपका लाइसोजाइम। इसीलिए कभी कभी रोना भी अच्छी बात है, कभी कभी आंसू का निकलना भी अच्छी बात है। काहे कि आंसू निकलेगा तो आपका आंख वॉश होगा, और आपका आंख वॉश होगा बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह आएंगे और आपका आंख को इन्फेक्शन से बचाएंगे। ये एंजाइम जो है हमारा सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम लाइसोजाइम ये हमारा सलाइवा, जो हमारा टंग से जो सलाइवा निकलता है उस सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। इसीलिए हम लोग देखे होंगे या सुने होंगे किसी का मान लीजिए किचन में कोई अगर खाना बना रहा है, सब्जी बना रहा है, सब्जी बनाते बनाते अचानक से उंगली कट गया और घर में अगर कोई महलम वगैरह कुछ भी नहीं है, आप क्या करते हैं? ऐसा केस में अगर आपका उंगली वगैरह कट जाता है, तुरंत आप उस उंगली को अपने माउथ के अंदर डाल के रखिए कुछ देर के लिए। जैसे ही उस कटे हुए पार्ट, देखिए जैसे ही आपका मान लीजिए कोई पार्ट कट गया ना, तो कट गया तो ब्लड आपका डायरेक्ट जो है एयर का कांटेक्ट में आ गया, जिसकी वजह से इस कटा हुआ पोर्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और जो आपका घाव है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए अगर आपके घर में उस मोमेंट पे कोई महलम वगैरह नहीं है तो आप अपने सलाइवा को इसमें लगा सकते हैं। क्या कि आपका सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम, और ये कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, जिसकी वजह से आपका जो वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ वगैरह होने नहीं देगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और सिचुएशन हैं जहां पे हम लोग इमोशनल नहीं होते हैं, मन हमारा उदास नहीं होता है, फिर भी आंसू निकलता है। जैसे कि प्याज का कटना। हाँ, जब हम लोग प्याज काटते हैं तब याद कीजिए प्याज काटने से आंसू निकलता है क्या? इसका मतलब क्या? प्याज काट रहे हैं तो क्या आपको दुख हो रहा है क्या कि प्याज कट जा रहा है, उसके दुख में आप रो रहे हैं? नहीं, प्याज के अंदर, अनियन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है और उस सल्फर के वजह से आपके अंदर टीयर्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है और आपका आंसू ज्यादा बनता है और आंसू जो है आपका आंख से निकलता है। और वो सल्फर बहुत सारा गैसेस, सल्फोनिक एसिड वगैरह बनाने लग जाता है और प्याज के अंदर एक टाइप का गैस मिलता है, उस गैस को हम लोग बोलते हैं सिन प्रोपेंथियल सल्फो ऑक्साइड। अगर आपको इतना नहीं भी याद रहता है तो आप खाली बोल देंगे सल्फर ऑक्साइड बोल देंगे ना, तो भी बात बन जाएगा। यानी कि हमारा जो अनियन यानी कि प्याज रहता है, प्याज के अंदर प्रेजेंट होता है सल्फर ऑक्साइड, और इसी के वजह से कटने की वजह से जब इसका कांटेक्ट हमारे आंख में जाता है, जब वो गैस, जब प्याज को हम लोग काटते हैं तो गैस जो उड़ता है, दिखता नहीं है, गैस जो उड़ता है हमारे आंख में जाता है और हमारे आंख से टीयर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है, किसी चीज को हम लोग देख पाते हैं तो किस तरीके से देख पाते हैं, इस हेडिंग को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन।
लाइट रे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लाइट में भी कौन सा लाइट, जो विजिबल लाइट होता है आपका। फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइट को जो मिलता है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया के बाद कॉर्निया के पीछे में एक डायमीटर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। नैरो स्पेस जो प्रेजेंट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल के बाद क्या आ जाएगा, लेंस, और लेंस के बाद आपका एंटर कर जाएगा विट्रस चैम्बर में, जहां पे प्रेजेंट होता है आपका रेटिना। अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर, एनसीईआरटी वाला हम बोल रहे हैं। देन द बाइपोलर न्यूरल लेयर, और सबसे बाहर में प्रेजेंट होता है फोटोरिसेप्टिव लेयर होता है। रेटिना के अंदर ही जो है आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो इमेज बनता है हमारे आंख के अंदर वो इमेज रियल होता है। दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब आपका आंख में जो इमेज बनता है वो इमेज उल्टा बनता है। किसी इंसान को आप देख रहे हैं सीधा खड़ा है, लेकिन उसका जो फोटो बनेगा ना आपका आंख में, तो वो इंसान आपका आंख में उल्टा रहेगा, है। लेकिन फिर जब ब्रेन तक जाता है तो फिर हम लोग उसको सीधा रीड कर पाते हैं। इसका मतलब हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आंख के किस लेयर में होता है, एट द रेटिना। रेटिना वाले लेयर में हमको पता है कि दो फोटोरिसेप्टर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के फोटोरिसेप्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं। बोलिए तो कौन कौन सा, हाँ, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स कब देखने में हेल्प करता है, रात में। कोन्स कब देखने में हेल्प करता है, दिन में, कलर में। ये दोनों पिगमेंट को जब स्ट्राइक करता है लाइट रे, तो थोड़ा सा इधर चेंजेस आता है, थोड़ा सा इधर बदलाव आता है, और उस बदलाव के वजह से जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एक्शन पोटेंशियल। और जो एक्शन पोटेंशियल आपका बना, वहीं पे आपका जो है नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, वो नर्व्स डिपोलराइज कर जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट द एक्शन पोटेंशियल travels from this nerve through the optic nerve into the visual cortex। रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है रॉड्स के अंदर, जबकि कोन्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं आयोडोप्सिन। और जब आप रोडोप्सिन को तोड़ेंगे तो आपको दो गो कंपोनेंट यहां पे देखने को मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑप्सिन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रेटिनल। एक तो होगा प्रोटीन, दूसरा होगा एल्डिहाइड। प्रोटीन को बोलते हैं ऑप्सिन, एल्डिहाइड को बोलते हैं रेटिनल। ऑप्सिन और रेटिनल एक साथ रहते हैं। मान लीजिए ये मेरा ये वाला हाथ है ऑप्सिन, ये हाथ मेरा है ऑप्सिन, और ये हाथ है मेरा रेटिनल। ऑप्सिन और रेटिनल दोनों साथ में रहते हैं। जब लाइट रे स्ट्राइक करता है, जब लाइट रे आता है, तो रेटिनल अपना स्ट्रक्चर में बदलाव कर देता है। ये हाथ रेटिनल है? जब लाइट रे जब आया तो ये रेटिनल के अंदर चेंज आ जाता है, रेटिनल बदल जाता है। नहीं बोलते हैं कि शादी के बाद जो बेटा होता है वो बदल जाता है, तो ये रेटिनल जो है ये बदल जाता है, और ये ऑप्सिन को बोलता है अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। तो रेटिनल हो गया अलग, ऑप्सिन हो गया अलग। अब बेचारा ऑप्सिन सोच रहा है हम अकेले अकेले क्या करेंगे, तो ऑप्सिन का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ऑप्सिन जब यहां से अलग हो जाता है तो ऑप्सिन का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और जब ऑप्सिन का स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसके वजह से इसका मेम्ब्रेन में होने लग जाएगा डिपोलराइजेशन। ऑप्सिन का मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी होता है, वो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी चेंज कर जाएगा। और हमको पता है नर्वस सिस्टम के अंदर जब मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी चेंज होता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट कर जाएगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो अपना मूव करना शुरू करेगा, पहला साइड से दूसरे साइड से तीसरे साइड, पूरा आपका नर्व में, पूरा ऑप्टिक नर्व में जो है आपका एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा, ऑल थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन तक आपका वो नर्व जाके पहुंच गया है, और ब्रेन को बता दिया है कि हमारा ऑप्सिन के अंदर ये वाला चेंज आया है। ब्रेन फिर उसके हिसाब से उसको एनालिसिस करता है कि कहां पे चेंज आया है, और जो इमेज बना है वो इमेज किसका है।
हम लोग अपना मेमोरी के बेसिस पे उस इमेज को फिर दिमाग से पहचान लेते हैं। तो ये ऑप्सिन और रेटिनल जो है एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ इस बात का मेंशन किया गया है, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ द ऑप्सिन एंड रेटिनल रिजल्टिंग इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन व्हिच चेंजेस इन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इन फैक्ट रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए प्रेजेंट होता है, विटामिन ए, इसी विटामिन ए से बनता है आपका ये एल्डिहाइड जिसका हम लोग बोलते हैं रेटिनल। तो बताइए अगर आपके बॉडी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी है तो क्या आपका रेटिनल ठीक से बनेगा? नहीं बनेगा। होता है विटामिन ए जब नहीं बनेगा तब हमको एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे विटामिन ए का डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी, रात में अंधा, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। रात के समय में अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देता है ऐसे इंसान को। अंधेरा होने के बाद तो किसी को भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब जैसे ही अंधेरा स्टार्ट हो गया ना तो उसको बिल्कुल ही दिखाई नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा एक और डिजीज इसका डेफिशिएंसी से हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया, बोलिए ज़ेरो मतलब क्या? ज़ेरोफाइटिक प्लांट। ज़ेरो मतलब क्या? डेजर्ट, सूखा। हाँ, तो ज़ेरो मतलब होता है सूखा और ऑप्थेल्मिया मतलब होता है आई। हाँ, ऑप्थेल्मिया मतलब होता है आई। तो आपका आंख का सूखना का कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। है बस लास्ट पोर्शन आंख का बचा हुआ है और उसके अंदर हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। आपके आंख में कौन कौन से बीमारी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस। दूसरा वाला होता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, अगर किसी इंसान को यह बीमारी हो गया तो वो सामने का देख पाएगा। नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखेगा मगर दूर का दिखेगा नहीं। आपका जो इमेज बनता है इस केस में, आपका रेटिना में जो इमेज बनता है वो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से सामने बन जाता है वो इमेज। जब आपका आंख में जो लेंस होता है ना, आपके आंख में लेंस का स्ट्रक्चर याद कीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके आंख का लेंस में होता है। जब ये स्ट्रक्चर और मोटा हो जाएगा, जब इसका थिकनेस जो है इंक्रीज कर जाता है, यानी कि कॉन्वेक्सिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज? कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगा। और कॉन्वेक्सिटी जब इंक्रीज करेगा तो बताइए आपका इमेज कहां पे बनने लग जाएगा? इमेज आपका नजदीक बनने लग जाएगा। मान लीजिए जो इमेज आपका यहां पे बनना था, लेकिन लेंस का साइज में चेंज होने की वजह से लेंस फुल गया है, आपका कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से जो आपका इमेज है वो नजदीक में बन जाएगा। इसी की वजह से आपको नजदीक का चीज तो दिखेगा लेकिन दूर का चीज आपको दिखेगा नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिख सकता है। और ऐसे कंडीशन को हम लोग ठीक करते हैं। बताइए आपका लेंस मोटा हो गया है, ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? एक पतला लेंस लगा देंगे। है आपका लेंस जो है ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया है, ज्यादा जल्दी मीट कर जा रहा है लाइन, तो आप यहां पे को क्या लगा देंगे? डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। और डाइवर्जिंग लेंस को बोलिए क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस को बोलते हैं हम लोग। है डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, यानी कि कॉनकेव लेंस लगा देंगे। ऐसा शेप का एक लेंस यहां पे लगा देंगे और इस लेंस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लेंस। आप लोग देखे होंगे अगर किसी को चश्मा लगा है, तो आप, हमको भी लगा हुआ है, हमको पता है, किसी को अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा का जो पावर होता है ना, मान लीजिए अगर 0.25 है या 1 है या 1.5 है या 2.25 है, तो जो पावर होता है, पावर के पहले हमेशा प्लस या माइनस लिखा जाता है।
किसी से भी अगर चश्मा का पावर पूछेगा ना, भाई तुम्हारा चश्मा का पावर क्या है, वो बोलेगा कि प्लस 0.25 या तो माइनस 0.25। तो हमेशा प्लस और माइनस। अगर माइनस वो इंसान बोल रहा है ना, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस लगा है। इसका मतलब उस इंसान को प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उसका इमेज नजदीक में बन जा रहा था। इसका मतलब उसको नजदीक का चीज तो दिख रहा था लेकिन दूर का चीज उसको देख नहीं रहा था। और ऐसे इंसान को हम लोग लगाते हैं कॉनकेव लेंस, और लेंस का पावर क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। जबकि दूसरा जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि। आपको दूर का तो दिखेगा लेकिन नजदीक का दिखेगा नहीं, पतला हो जाएगा, जिसके वजह से जो लाइट रे आपका मीट करने वाला था इस पॉइंट में, जो लाइट रे आपका मीट करने वाला था इस पॉइंट में, वो लाइट रे अब दूर भागेगा, डाइवर्ज करने लग जाएगा, और वो लाइट रे अब दूर जाकर के बनेगा बिहाइंड द रेटिना। इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो इमेज बनेगा वो आपका रेटिना के बाहर, रेटिना के उस पार इमेज बनेगा। अभी बताइए लेंस, इसका प्रॉब्लम क्या है, इस पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, इसका लेंस पतला हो गया है, इसको आप ठीक कैसे करेंगे, मोटा वाला लेंस लगाएंगे। और मोटे वाले लेंस को बोलिए क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आप वहां पे गोल वाला लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ये वाला लेंस आप वहां पे लगा देते हैं, और ये जो लेंस है इसको हम लोग पॉजिटिव लेंस बोलते हैं। और ऐसे इंसान का जो चश्मा का पावर लगेगा वो प्लस में लगेगा।